मैं डॉक्टर CL महावर आज BA पार्ट तृतीय वर्ष की छात्राओं को उपन्यास के तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। किसी भी उपन्यास का विश्लेषण उसके तत्वों के आधार पर किया जा सकता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या समाज सुधार, पर उसके तत्व होना आवश्यक है। उस तत्वों के आधार पर ही उसका विश्लेषण किया जाता है। अतः उपन्यास के तत्व ही उपन्यास को एक अच्छा उपन्यास बनाता है, और एक अच्छा उपन्यास इन तत्वों के आधार पर खरा उतरता है, वही उपन्यास एक अच्छा उपन्यास होता है। उपन्यास के प्रमुख रूप से 6 तत्व हैं। इसमें से सबसे प्रमुख तत्व है पहला कथानक या कथा वस्तु। कथानक या कथा वस्तु से तात्पर्य किसी भी उपन्यास की एक कथा होती है, कहानी होती है। कहानी में एक रूपता होती है, समरूपता होती है। कहानी लगातार एक फ्लो के साथ में निरंतरता बनाए हुए प्रारंभ से अंत तक चलती है। कहानी में बिखराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहानी में बिखराव होगा तो उस कहानी को सुनने में, उस कहानी का जो आनंद है वह टूट जाएगा, और पाठक या श्रोता उसको इतना आनंद नहीं आएगा जैसा कि उसको आना चाहिए। इसलिए कथा वस्तु में एक कसावट, एक अच्छी दीर्घ कविता के साथ में, दीर्घ कथा के साथ में छोटी सी कथाएँ निरंतरता के साथ में आकर के उसे एक उपन्यास का रूप, समग्र उपन्यास का रूप से बनाती है। तो कथानक में कथा का एक होना आवश्यक है। कथा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, समसामयिक किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर कथानक यानी कथा में एक रोचकता बनी होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए, जिससे कि पाठक और श्रोता उससे बंधा रहें, सुनने के लिए लालच रहें। तो ऐसा कथानक होना चाहिए। नंबर 2, पात्र या चरित्र चित्रण। जब कथा होती है तो कथा के अंदर उसके पात्र होते हैं। पात्र से मतलब है यहाँ पर उसके आगे बढ़ाने के लिए उसको बोलने वाले व्यक्ति। अब किस उपन्यास में कितने पात्र होने चाहिए उस कथा के आधार पर निर्भर करता है, उस कहानी के ऊपर निर्भर करता है कि उस कहानी के अनुसार उसमें कितने पात्र एक साथ आने चाहिए, एक साथ कितने पात्र बोलने चाहिए। उन पात्रों के माध्यम से उस कथा को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो पात्र होते हैं वो आपस में मंच पर आते हैं, या यूँ कहें कि वो आपस में बात करते हैं। तो चरित्र कैसा होना चाहिए? जो उपन्यास होता उस पात्र के अनुरूप, यानी जो कथा होती है, कथा के अंतर्गत जैसा पात्र होगा उस पात्र के अनुरूप ही कथा के अनुसार उसका पात्र होना चाहिए। जैसे कि यदि हम गोदान के होरी की बात करें तो होरी के अंदर जो गोदान है उसका होरी है, एक किसान है। तो किसान का रूप, किसान की आकृति, जैसे कि उसका हाव भाव, रहन सहन ऐसा दिखाई दे रहा हो, तो पात्र लेकिन एक साथ नहीं, ज़्यादा होने चाहिए। आवश्यकता अनुसार पात्र होने चाहिए, क्योंकि यदि पात्र ज़्यादा होते हैं तो वह भी पाठक को, श्रोता को बड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो समझता है कि इसमें इतने सारे पात्र हैं, कौन किससे क्या बात कर रहा है, कौन किसका क्या लगता है और उसका क्या अस्तित्व है,
कौन किसका अभिनय कर रहा है, कौन किसकी बातें कर रहा है, किसे पर समझा रहा। तो इसलिए पात्र उतने ही होने चाहिए जितने की आवश्यकता। आवश्यकता से अधिक पात्र भी कथा को रोचकता से दूर ले जाते हैं। और पात्र कम भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कम होंगे तो सोचते हैं कि इसमें शायद एक ही पात्र है, ये ज़्यादा है नहीं, या एक ही बार बार वही आता है और वही बोलता है। अतः कम भी नहीं होने चाहिए, इसलिए आवश्यकता अनुसार पात्र होने चाहिए। आवश्यकता है न ज़्यादा न कम। नंबर 3, संवाद या कथोपकथन। संवाद से मतलब आपस में बातचीत करना। कथा को आगे पात्र अपने बातचीत के माध्यम से आगे ले जाता और इसी कारण या इसी से कथा आगे बढ़ती। अतः संवाद इस प्रकार होने चाहिए कि जो बोलता है पात्र वो ऐसा लगे कि वास्तव में ये बोल रहा है। भाषा पात्र के अनुसार होनी चाहिए और जो उसके संवाद शैली है, यानी जो बात करने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो पात्र जिसका अभिनय कर रहा उसके अनुरूप, उसके अनुसार वो संवाद करें। राजा तो राजा के अनुसार, प्रजा तो प्रजा के अनुसार, नौकर तो नौकर के अनुसार। और अन्य कोई अभिनय कर रहा है तो उसकी जो भाषा है उस अभिनय के अनुरूप होनी चाहिए। यानी बोलने का जो लहजा है, बोलने की जो स्टाइल या शैली है, उस पात्र के अनुसार होनी चाहिए। साथ में कथा से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कथा से जुड़ी होगी तभी उस कथा को आगे प्रगति प्रदान करेगा। अतः संवाद आवश्यकता अनुसार होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े बड़े संवाद होने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े संवाद होंगे तो लोग बाग सोचेंगे, पढ़ने वाला, पाठक या श्रोता, सुनने वाला, और कितने बड़े बड़े पात्र हैं, यानी इतनी बड़ी बड़ी संवाद हैं और समझ में नहीं आ रहा, इसने पीछे क्या बोला था, वाकई क्या बोलता जा रहा, आगे पता नहीं क्या बोलेगा। अतः जो आपस में पात्रों का बातचीत करने का जो तरीका है वो सटीक होना चाहिए, अर्थात सही बात होनी चाहिए और शब्दों को, वाक्यों को समय अनुकूल ऐसी भाषा का प्रयोग करें। अब कैसा समय है, कैसी बात कहनी चाहिए, हास्यास्पद है या संवेदनशील है या शोक की है या हर्ष की है, तो उसी के अनुसार उसे अपने हाव भाव के साथ में अपने संवादों का प्रयोग करना चाहिए। तभी उसके कथोपकथन अथवा संवाद शैली है वो सही खरी उतरेगी और वह संवाद ही लोगों के मानस पटल पर प्रभाव डालेगा। क्योंकि संवाद आपस में जब बात करते हैं पात्र, तो संवाद है, वो संवाद एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है उपन्यास का, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही कथा को गति मिलती है, आगे उसको बढ़ाने का एक सहारा है। इसलिए संवाद महत्वपूर्ण है और संवाद पात्रों के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 4, देश काल वातावरण। देश काल वातावरण से हम तात्पर्य वह है कि जिस समय यह उपन्यास लिखा गया था उस समय वहाँ का जो वातावरण था, आसपास का जो, उसी समय के अनुसार होना चाहिए। उससे पहले का भी नहीं होना चाहिए, उससे बाद का भी नहीं होना चाहिए। क्यों कि पढ़ने वाला पाठक ये सोचता है कि ये जो बात कर रहा है उस समय की कर रहा, जिस समय ऐसा वातावरण था। जैसे मान लीजिए गोदान में हो रही है और किसान है और दरोगा के पास में जाता है तो अपनी बात कहते हैं,
तो दौरागा जी अपने चारपाई या अपने उस पर बैठा हुआ होता कुर्सी के ऊपर, और होरी जाके नीचे बैठता है, उसके घुटनों तक की धोती होती है। उसका जो रहन सहन है, उसका घर है बाहर है, वो बहुत अच्छा तरीके का होगा। तो देखिए, जिस समय, जिस देश में, जिस प्रदेश में उस समय जो वातावरण होता है, उस वातावरण का प्रभाव आसपास में पड़ता है, और वो प्रभाव ही उस वातावरण को ऐसा प्रदान करता है, ऐसा आकृति या ऐसा एक माहौल बनाता है जिससे कि ऐसा लगता है कि यह वास्तव में इस समय ऐसा ही था, और वो वातावरण ही उस चीज़ को रोचकता बनाता है कि हाँ ऐसा था और इसीलिए ऐसा हुआ और ऐसा किया, और उस आसपास का जो उसके था समय, उस समय में जो भी चीज़ें थी वो वैसी ही दिखाई दे रही थी, वह ऐसी ही थी। इसलिए जो आसपास है, जब पात्र है, कथानक हैं, जो बातें करते हैं, तो उसके आसपास में चाहे वो घर का दृश्य हो, चाहे बाहर प्रकृति का हो, नदी नालों का हो, या अन्य कहीं और जगह का, पर देश काल वातावरण उस समय का होना चाहिए जिस समय वह कार्य किया जा रहा है। अतः देश काल वातावरण से ही एक उपन्यास की पहचान हो जाती है कि उस समय देश की या प्रदेश की ऐसी स्थिति थी, क्योंकि वो वातावरण को व्याख्यायित करता है उस समय की। और उस समय उस प्रदेश में या उस गांव में, उस घर में या खेत में या बाहर कैसा माहौल था, किस प्रकार का वहाँ आना जाना रहा होगा, रहन सहन रहा होगा, खान पान रहा होगा, हाव भाव रहे होंगे, कैसा वहाँ का आसपास का जो नज़रिया था, जो चरित्र था, जो वातावरण था, वो इस प्रकार का था। अतः देश काल वातावरण है जो कि उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और इस तत्व के आधार पर व्यक्ति सुन करके या देख करके अनुभव कर लेता है कि उस समय ऐसा वातावरण था, सुख का था, दुख का था, या हंसी का था, या मजाक का था, या गम का था। तो वो वातावरण वैसा होना चाहिए। और वातावरण उपन्यास में एक उपन्यासकार एक अच्छी तरह से समझता है कि मेरा प्रभाव इस देश काल वातावरण से ही होगा, तो वो उपन्यास में इस प्रकार से उसका चित्रण करता है, वर्णन करता है, ताकि पाठक और श्रोता उससे सहज ही पता लग जाता है कि वास्तव में ऐसा उस समय का वातावरण था। अब 5 नंबर पर आती है भाषा शैली। भाषा शैली से तात्पर्य है अब उस समय जो पात्र है कैसी बातें करता है, उस समय कैसी भाषा थी, वो बोलने का तरीका कैसा था, उसका लहजा कैसा था, कैसे आपस में बातें कर रहे थे, तो बात करने का स्टाइल, शैली, वो भाषा शैली। अब एक अच्छा उपन्यासकार क्या करता है कि जो पात्र जिस समय जिस वातावरण में है, जिस दशा में है, वह उसी के अनुरूप अपनी भाषा को बोलता है, अपनी भाषा का व्याख्यान करता है, वैसे ही शब्द बोलता है जैसा कि उसको होना चाहिए। और एक अच्छा उपन्यासकार वैसा ही कार्य करता है कि अपनी भाषा को पात्र के अनुरूप लिखता है, और पात्र ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने मुख से उस भाषा का बखान करे। तो भाषा शैली एक प्रमुख है, क्योंकि भाषाएं भाव की अभिव्यक्ति है, और भाषा से व्यक्ति के विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए, और प्रभावशाली भाषा ही व्यक्ति के मानस पटल पर प्रभाव डालती है, उसको सीख देती है, या उसका एक जिससे कि याददाश्त उसके चेहरे पे बन जाती है, उसके मन मस्तिष्क में बन जाती है कि वास्तव में उस उपन्यास की उसकी ऐसी अच्छी भाषा थी और वो पात्र ऐसा अच्छा बोला था।
उसने एक अच्छी बात कही। तो भाषा प्रमुख स्थान रखती है एक उपन्यास में। तो भाषा का होना, भाषा शैली कैसी हो, उस पात्र के अनुरूप, उस देश काल के अनुरूप, उस पात्र के अनुसार भाषा होनी चाहिए। अब भाषा के जो शब्द हैं या इसे कहते हैं कि वाक्य हैं, इतने प्रभावशाली होंगे उतनी वह भाषा लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगी। अतः भाषा शैली का प्रभाव एक उपन्यास पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और एक भाषा के माध्यम से ही एक लेखक अपना प्रभाव, अपनी बात कहता है और लोग बाग उसको पढ़ करके, सुन करके, अब इस उपन्यास में इतनी अच्छी भाषा लिखी है, इस उपन्यास में ऐसी बात कही है, तो लोग बाग बड़े लालायित होते हैं, बड़े उत्सुक होते हैं कि वाह, इस उपन्यास में इस लेखक ने कितनी अच्छी भाषा लिखी। तो भाषा शैली का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है एक उपन्यास में। और अंतिम है छठा, उद्देश्य। उद्देश्य तात्पर्य होता है कि एक लेखक होता है, उसके मन मस्तिष्क में कोई बात होती है, उस बात को लोगों तक कहना होता है, पहुंचाना होता है। जो उद्देश्य उसने सोचा है कि मेरे मन में मेरा ये उद्देश्य है, मैं लोगों तक मेरी बात को कहूँ, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, समसामयिक हो या समाज सुधार की हो, कैसी भी भाषा, उसका उद्देश्य खुद का होता है, एक स्वयं का उद्देश्य होता है एक लेखक का, एक उपन्यास का, और वो उस उपन्यास के माध्यम से अन्य लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता है। उद्देश्य खुद का होता है और अपनी एक सही बात को अन्य लोगों तक पहुंचाता है और इस रूप में पहुंचाता है कि जैसा मैं अनुभव करता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, आप भी वैसा सोचें, वैसा करें। क्यों? कि ये बात मेरे मन में है, तो ऐसी बात आपके मन में भी है, आपके मन में भी होनी चाहिए। तो उद्देश्य उस उपन्यासकार का स्वयं का होता है, लेकिन एक उसका उद्देश्य है, तभी प्रभावशाली होता है, तभी लोकप्रिय होता है, जो कि जनसाधारण का होता है। जनमानस पटल पर वही उपन्यास का जो प्रभाव है, उद्देश्य लोगों पर प्रभावशाली तभी होता है जब वह उस उपन्यास का उद्देश्य जनसाधारण के लिए होता है, उनके भलाई के लिए होता है, उनकी सुख दुख के लिए होता है, उनके आगे बढ़ने के लिए होता है। तो ऐसा, या उनका जो बखान करता है कि वास्तव में इनकी ऐसी दशा थी, इनकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो बात बताना चाह रहा है कि इसमें सुधार होना चाहिए या इसमें ऐसे कुछ कमियां उनको दूर होनी चाहिए, वो सारी बातें एक उपन्यासकार अपना उद्देश्य रख करके एक उपन्यास लिखता है। अगर मेरा मूल उद्देश्य है समाज में सुधार करना है, समाज में सामाजिक बुराइयां को दूर करना है, या समाज में बेरोजगारी को दूर करना है, समाज में जो कि जातिगत व्यवस्था उसको दूर करना है, भेदभाव दूर करना है, राजनीतिक ये संबंधित है उसको दूर करना है, राजनीति में क्या बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ, उसको बताने का प्रयास करता है। समसामयिक में देखता है कि आज वर्तमान में क्या स्थिति है, कैसी होनी चाहिए, एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है, यानी उसी के अंदर वो मार्गदर्शन भी देता है और उसमें गलतियां भी बताता है। पर एक अच्छा उपन्यासकार का उद्देश्य बड़ा दीर्घ होता है, बहुत बड़ा होता है, और सब लोगों की भलाई का उद्देश्य उसके मन में होता है, पर वह बात उसके स्वयं की होती है। वो अंदर से अपनी अंतरात्मा से जो महसूस करता है, उस महसूस की हुई बात को उस उपन्यास के माध्यम से वह अन्य लोगों तक पहुंचाता है। यही उसका उद्देश्य होता है। और आज यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।